1990 का दौर, भारत की हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी थी। यही टाइम था जब हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते का आयात इंपोर्ट करने का पैसा बच गया था। जो कर्ज लिया होता उस पे ब्याज तक को पे करने के पैसे नहीं थे। इसी समय पे सरकार भी बदली गई थी और नई सरकार जो थी वो हमारी पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ साथ आपकी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनमें मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब ये सरकार जो थी इसे सब संभालना था, स्टेबलाइज करना था। 1 महीने का वक्त लेकर मनमोहन सिंह जी ने 1991 के रिफॉर्म्स करे, जिस चैप्टर को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी की पॉलिसी, जिसे हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो चलिए चैप्टर की अब हम लोग शुरुआत करते हैं। राइट, ये आपका चैप्टर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें समझेंगे कि इसकी रेलिवेंस क्या है। देखिए, पेपर में ये एग्जाम के जीएस पेपर 3 के पार्ट में पूछा जाता है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर। अगर हम मेंस की बात करें, किस में पूछा जाता है भाई? जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है, इंडियन इकोनॉमी में। तो यहाँ पे इसके रिफॉर्म्स पूछे जाते हैं। रिफॉर्म्स में इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे 1991 के, उसके बारे में पूछा जाता है। इफेक्ट्स पूछे जाते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़े थे आपके सारे सेक्टर्स पे लिबरलाइज यानी कि लाइसेंस राज को समाप्त करने के बाद। फिर जीएस पेपर 2 में ये पॉलिसीज में इंटरवेंशन में, मतलब कि आपकी जितनी भी पॉलिसीज फॉर्म हुई थी आपकी प्रगति के लिए, उन सभी से क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे में ये टॉपिक आ जाता है जिसमें ग्लोबलाइजेशन के ऊपर और इसके इंपैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आए, बहुत बार टॉपिक्स आए। उसके अलावा प्रीलिम्स में इसमें फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, डेट्स के ऊपर, पॉलिसी के फीचर्स के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिले। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू में आपके क्वेश्चंस डिसइन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया, इन सभी से, रिफॉर्म से, इन सभी से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अब बात आती है इस चैप्टर में है क्या। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, ये पॉलिसी जो थी अपने इकोनॉमिक क्राइसिस के समय आई थी। इंडियन इकोनॉमी पहले एक क्लोज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब ना ही वो किसी से एक्सपोर्ट करती थी, ना ही वो किसी कंट्री से कोई रिलेशन रखती थी, कोई ट्रेड एग्रीमेंट रखती थी इंपोर्ट का। बहुत ही जरूरत पड़ने पर तो कोई एग्रीमेंट इक्का दुक्का हुए, अदरवाइज ये पूरी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। कोई भी बाहर के देशों से यहाँ पे संबंध नहीं थे, क्योंकि सरकार जो है 200 साल के ब्रिटिश के राज से निकली थी। उनको डर था कि अगर वापस ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया या फिर वापस कोई नए देश ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया तो हम लोगों को इसके चंगुल से निकलने में फिर से सालों लग जाएंगे। अब यहाँ पे इस पॉलिसी का सबसे बड़ा रोल प्ले रहा अपनी इंडियन इकोनॉमी को, अपनी देश की अर्थव्यवस्था को ओपन इकोनॉमी बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, जहां पे हम लोग सबसे ट्रेड डील्स भी करते हैं, ठीक है। अपनी इकोनॉमी को सेफ करने के लिए टैरिफ्स और नॉन टैरिफ्स बैरियर जैसे कोटा, इन सभी को इंप्लाई भी करते हैं। इंडिया ने जो अडॉप्ट किए थे रिफॉर्म्स, उसे कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि आपकी पहले क्लोज्ड इकोनॉमी थी, एकदम से आपकी खुली अर्थव्यवस्था मतलब ओपन इकोनॉमी बनती है। ये हुआ किस कारण था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण। इसमें 3 चीजों पे मेजर रिफॉर्म किए गए थे। जो था आपका लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरल कर देना, हर एक चीज में लाइसेंस राज में, एमआरटीपी एक्ट, इन सभी चीजों को हटा देना। इसके अलावा था प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ठीक है, इन सारी चीजों को बढ़ावा देना, बाहर की इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। इसके बाद था ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबली हम लोग ट्रेड कर पाए, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाए, वहां से कुछ चीजें जो हमें जरूरत है उसको इंपोर्ट कर पाए, इन सभी चीजों को बढ़ावा देना। और इससे हमारी बनी थी एक ऐसी इकोनॉमी जो ग्लोबली, हम लोग ग्लोबल मतलब कि पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाए थे। अब इसके बारे में और चर्चा करते हैं कि भाई लिबरलाइजेशन होता क्या है। लिबरलाइजेशन क्या था? जब गवर्नमेंट किसकी थी? पीवी नरसिम्हा राव जी की थी और फाइनेंस मिनिस्टर बने थे आपके मनमोहन सिंह जी। उन्होंने रिफॉर्म्स लिए थे। रिफॉर्म्स क्या थे? रिफॉर्म्स कुछ इस प्रकार थे जहां पे आपकी बहुत सी चीजें रिमूव की गई थी। क्या रिमूव की गई थी? ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जिसके कारण आपके यहाँ काफी ज्यादा रेड टेपिज्म था, काफी ज्यादा करप्शंस थे। जैसे
इंडस्ट्रियल पॉलिसी में रिफॉर्म लिए गए, लाइसेंस राज को हटा दिया गया। छोटी से छोटी चीज खोलने के लिए, कोई शॉप ओपन करनी है, कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है, आपको बहुत लाइसेंस लेने पड़ते थे, वो लाइसेंस को हटा दिया गया। एमआरटीपी एक्ट, एमआरटीपी एक्ट का मतलब था, एमआरटीपी एक्ट का मतलब था आपका मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का एक्ट था ये। मतलब आपके एक ही जगह पे इकोनॉमिक पावर की कंसंट्रेशन का होना, एक ही इंसान को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावर दे देना, उन सभी चीजों को रिड्यूस कर दिया गया था। नई जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स आना चाहते थे, नई जितनी भी कंपनीज ज्वाइन करना चाहती थी मार्केट को, उसको लिबरल कर दिया गया था। इंपोर्ट टैरिफ्स को बहुत हद तक घटा दिया गया था ताकि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी में रिफॉर्म्स आ पाए, और जिसके कारण हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई थी। फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लिए गए थे, बैंक्स में रिफॉर्म लिए गए थे, बैंक्स की स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चरल चेंजेस आए गए थे इस समय पे। इसके अलावा टैक्सेस में रिफॉर्म आए गए थे। बहुत से टैक्सेस जो हैं आज के समय में हम लोग देखेंगे तो आज ये टैक्स में रिफॉर्म इसी लिबरलाइजेशन का एक पार्ट है। जैसे हम जीएसटी पढ़ते हैं, 17 टैक्सेस को हम लोगों ने एक बास्केट में डाला है, जीएसटी, राइट। 1 जुलाई 2017 को ये आया था। और जीएसटी क्या है, आज हम सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को, मतलब मेजॉरिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस को जीएसटी के अंदर पढ़ते हैं, राइट। इससे हुआ क्या, सिंप्लीफाई हुआ हमारा लॉ, और बाहर की इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये फायदा हुआ था हमें तब भी और आज भी लिबरलाइजेशन का। इससे इंपैक्ट क्या होते हैं, आपकी कंट्री में ग्रोथ आती है, राइट। आपके यहाँ पे कंपटीशन जो है इंक्रीज हो जाता है। मतलब आपके लोकल जो मार्केट है उसमें बाहर के नए लोग भी आते हैं और आपकी कंपटीशन इंक्रीज होता है। Some sector flourished and but agriculture was less benefited. एग्रीकल्चर जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट मिला था, उस तरीके से लिबरलाइजेशन से इसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिला था। अब बात करते हैं, ये तो थी लिबरलाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन क्या है यार? प्राइवेटाइजेशन का मतलब है निजीकरण। निजीकरण मतलब कि आप लोगों को पहले जो सरकार ने सिस्टम लिया था, सिस्टम कौन सा था, हमने बात करी थी भाई, सिस्टम था हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। मिश्रित अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट पैटर्न होता है जब हम लोग हर चीज समाजवादी तौर पे कर रहे होते हैं, सबके भले को, वेलफेयर की तरफ ही बस ध्यान दे रहे होते हैं, और सारा का सारा जिम्मा गवर्नमेंट अपने सर पे सौंप लेती है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होते हैं जहां पे पूंजीवादी लोगों को ही ज्यादा समर्थन दिया जाता है, और यहाँ पे पूंजीवादी लोग ही आपकी पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। हमने दोनों ही पैटर्न को मिक्स किया था, पर ज्यादा ध्यान हम लोगों ने सोशलिस्ट पैटर्न पे डाला हुआ था, जिसके कारण सारे ही क्षेत्र जो थे हमने पब्लिक किए हुए थे। सब चीजें गवर्नमेंट की, चाहे वो चीज आपकी, चाहे वो पीएसयूज यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी गवर्नमेंट का सेक्टर है, तो वो चाहे चल रहा है, चाहे उसमें बहुत लॉसेस हैं, फिर भी गवर्नमेंट उसको साथ में रन कर रही थी। ये सब चीजों को हटाकर प्राइवेटाइजेशन पे ध्यान दिया गया। यहाँ पे ऑनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो था वो सारा पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर की ओर दिया गया, राइट, शेयर किया गया। अब मेथड्स क्या थे? एक तो होता है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब अपनी कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, एसेट को जब गवर्नमेंट बेचती है तो उसको सेल आउट की जगह डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। जैसे एयर इंडिया को बेचा, राइट, एग्जाम्पल है एयर इंडिया। अब मैं बात करूं स्ट्रेटेजिक सेल की, ये कुछ चुनिंदा ही अपने पीएसयूज को बेचते हैं जिससे इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिर आती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, आज के समय पे काफी ज्यादा फेमस है, जहां पे ऑनरशिप के राइट डिवाइड कर लेती है विद द प्राइवेट कंपनीज। इंपैक्ट क्या होते हैं? एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर से एफिशिएंसी ही तो नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से लॉसेस हो रहे थे। कंसर्न्स ओवर दी जॉब लॉसेस, जिससे जॉब्स वो है क्रिएट होती है, न्यू जॉब्स और ज्यादा मार्केट में लाई जाती है, ठीक है। सोशल वेलफेयर किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर जैसे ही आपकी कंट्री में आता है तो आपकी काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ देखी जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफी हद तक बढ़ जाती है। अब लास्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। जब हम बात यार ग्लोबलाइजेशन की करते हैं ना, इसका मतलब होता है पूरी हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है, हमारी खुद की जो अर्थव्यवस्था है, जब वो बाहर के देशों से जुड़ना शुरू करती है, ट्रेड अग्रीमेंट शुरू करती है, राइट, और हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की मात्रा दिखाती है, राइट।
अब मैं बात करती हूं ग्लोबलाइजेशन में क्या चीज देखी गई। देखिए ग्लोबलाइजेशन कैसे आया, मतलब ओपन इकोनॉमी कैसे फॉर्म हुई। हमारे देश के पास बहुत कम पैसा था, हमने बात करी शुरुआत में। तो मनमोहन सिंह जी के आगे, हमारी गवर्नमेंट के आगे एक शर्त रख दी गई थी, क्योंकि हमारे पास पैसा तो था नहीं। यहाँ से गोल्ड भी हम लोग फॉरेन बैंक्स में रख के आ गए थे कि भाई हमें कुछ समय के लिए पैसा उधार चाहिए, वहां से भी पूरा नहीं पड़ पाया। हम लोगों ने बहुत सी जगह डिसइन्वेस्टमेंट भी करी, वहां से भी पूर्ति नहीं हो पाई थी। फिर लास्ट में आईएमएफ को जब रीच आउट करा हम लोगों ने, तो आईएमएफ ने कंडीशन रखी। कंडीशन ये थी, हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे पर अपनी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट करिए। यही चीज थी जब हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को स्वीकारा था, राइट। बाहर की कंपनीज जब आई थी 51% से ज्यादा की ऑनरशिप उनको देने के लिए रजामंदी दी थी, राइट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मोटी रकमें आती है, जो हमारी कंपनी मतलब बहुत अच्छी जैसे इन्वेस्टमेंट आ रही है बहुत बड़ी मात्रा में, 51% की ऑनरशिप, ठीक है, या उससे ज्यादा की ऑनरशिप हम लोग किसी दूसरी बाहर के देश की कंपनी को दे रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं इसी तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपका, इसके अंदर आप लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो छोटे समय के लिए आती है, जिसमें आप लोगों की कभी भी वो पैसा मार्केट से विड्रॉ करके जा भी सकते हैं। ये थोड़े लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेड पॉलिसीज में भी रिफॉर्म लिए गए थे, जो कि WTA को मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लायंस, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग थे। इंपोर्ट कोटास को हटा दिया गया था, इंपोर्ट कोटास मतलब टैरिफ्स को हटा दिया गया था, कोटा सिस्टम जो था उनको भी हटा दिया गया था और लिबरल कर दिया गया था। जिससे हुआ क्या, सर्विस सेक्टर आज के समय पे हम देखते हैं काफी ज्यादा एक्सपेंड हो गया था। हम लोगों के एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी काफी हद तक बढ़ी। आज के समय पे हम लोग USA, कनाडा, राइट, यूरोप और इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगह पे, या फिर अफ्रीका, पूरे कंटिनेंट की बात करूं तो यहाँ पर भी हमारे सारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, सारे गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं। ये इसी के कारण हुआ। चैलेंजेस क्या आए, चैलेंजेस हमारे पास आए थे इनइक्वालिटी के, राइट, कल्चरल, आपकी होमोजेनाइजेशन के, क्योंकि कल्चर जो था वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था, राइट। इसके अलावा ग्लोबल शॉक्स भी मिले थे हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का कल्चर, हम लोग की सारी चीजें बहुत ही डिफरेंट थी, हर चीज के पैटर्न चेंज हम लोगों ने देखे। अब हम लोगों के क्वेश्चंस इसमें किस तरीके के फॉर्म होंगे। अगर मैं सबसे पहले बात करूं प्रीलिम्स की, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और मैं चाहूंगी कि अगर आप करें तो कमेंट्स में इसके आंसर्स जरूर मेंशन करें, ये प्रैक्टिस सेट की तरह आप लोग ले। पहला क्वेश्चन है, द टर्म लिबरलाइजेशन इन इंडिया कंटेक्स्ट रेफर्स टू, 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। कहते हैं कि रिमूवल और रिलैक्सेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन और प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर से रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हटाने की बात की गई थी। रिडक्शन इन टैरिफ्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑन इंपोर्ट्स, इंपोर्ट से टैरिफ और ड्यूटीज को हटाया गया था। फिर लिखा है ओपनिंग अप ऑफ द सेक्टर टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDIs को लेना शुरू किया था। और लास्ट है आपका ऑल ऑफ द अबव। आप लोग इसका आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे, जिससे पता चलेगा आप लोगों को ये कितना ज्यादा क्लियर हुआ है। ABCD इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 ABCD, इनमें से जो भी आपको सही लगता है वही आप डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है, सेल कर देना, अपने कोई भी सेल आउट कर देना, कोई भी अपने एसेट को, अपने कोई भी PSUs को, राइट। इम्प्लाइज, ये 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। ट्रांसफरिंग ऑफ द ओनरशिप एंड एसेट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द प्राइवेट हैंड्स, स्ट्रेटेजिक सेल, इक्विटी फ्लो लोडिंग इन द PSUs, वन टाइम गिफ्ट टू द शेयर्स टू द एम्प्लॉय ऑफ द पब्लिक, ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। आपको अगेन क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 डालना है और उसका ऑप्शन लिखना है A, B, C और D। अपने प्रैक्टिस सेट पे जरूर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। विश्वीकरण के यहाँ पे क्या आउटकम्स रहे होंगे, 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, राइज इन द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। इसमें आपको सही क्वेश्चन को आंसर करना है, राइट, सही ऑप्शन को आंसर करना है और आपको कमेंट्स में अगेन इसको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन इज ट्रिप्स और ट्रिम्स जो एग्रीमेंट था, राइट, वो किस चीज से रिलेटेड था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड था,
टैरिफ रेगुलेशंस एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ट्रेड रेमेडीज और इंपोर्ट मैकेनिज्म से रिलेटेड था, या इन्वायरमेंट नॉर्म्स और WTO से रिलेटेड था। अब बात आती है कि यार आप लोगों का सिर्फ इसी से ही एग्जाम नहीं क्लियर होगा। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि आपके प्रीलिम्स के साथ साथ आपके मेंस की कंबाइंड एक ओवरव्यू हम लोग आपको दे पाए कि किस तरीके से दोनों ही जगह पे आपके क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, राइट। इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पे मेंस के भी आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस है आपके जीएस पेपर 3 के 2020, 16 और आपके 2013 और 2008 के, ये क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है। इवैल्यूएट द इम्पैक्ट लिबरलाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी एंड पॉवर्टी रिडक्शन। लिबरलाइजेशन से आपकी गरीबी को रिड्यूस करने में क्या सहायता मिली थी। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैज द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है उसमें लिबरलाइजेशन ने क्या हेल्प करी है, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी में, वो भी 2 डिकेड्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो आपकी ऑनरशिप राइट होता है 50 to 51% से भी ज्यादा का अगर देते हैं तो इंडियन इकोनॉमी में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका 2008 का जीएस का है, ग्लोबलाइजेशन इज जनरली सेड टू प्रमोट द कल्चरल होमोजेनाइजेशन, डू यू एग्री, डिस्कस। क्या आपके कल्चरल होमोजेनाइजेशन है? अगर आप अग्री करते हो तो आपको इसको बताना है। होमोजेनाइजेशन मतलब होता है सेम, हेट्रोजेनाइजेशन मतलब होता है डिफरेंट, राइट। आपको इसके आंसर्स हमें बताने हैं। थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग योर क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज नीचे लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स में अपने आंसर्स को लिखना नहीं भूलेंगे, उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ यार शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।